जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम 29 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हमें मिले हैं उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका जवाब होगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। वही बात करें ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। यह 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। बात करें यह उपन्यास विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब रहेगा 1837 का चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। 1800 का चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वही बात करें 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने भारत की आंतरिक चुनौतियों और इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति को संबोधित किया था। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया एग्जाम में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो इसका जवाब है स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। वही बात करें पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? तो 1924 में लाहौर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल एक खेल आयोजन जो प्रतिवर्ष भारत के किसी भिन्न शहर में आयोजित किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में खेलों के विकास और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए खेलों का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। वही बात करें विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा लिखित आत्मकथा है जो 1999 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जवाब होगा जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह जीडीपी का फुल फॉर्म है। बात करें यह किसी देश की अर्थव्यवस्था की कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है जो एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका जवाब होगा 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है जो कितना है, लगभग 94% है। वही बात करें सबसे कम साक्षरता दर तो बिहार का है, लगभग 61% है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका जवाब होगा केरल का। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी जो सबसे अधिक है। और वहीं बात करें सबसे कम तो हरियाणा की सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। मथुरा कला किस वंश में विकसित हुआ था? तो इसका जवाब है कुषाण वंश में। मथुरा कला कुषाण वंश में विकसित हुआ था। वही बात करें मथुरा कला कुषाण वंश के शासनकाल में विकसित हुई थी। विशेष रूप से कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान मथुरा कला विद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? तो इसका भी सही जवाब है कुषाण वंश के शासनकाल में ही हुई थी। प्रथम शताब्दी में सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला के साथ गांधार कला विकसित हुई। गांधार कला विदेशी तकनीकी को ग्रोको रोकन
मानदंडों पर आधारित थी। इसी ग्रोह को बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन ऊर्जा योजना से पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा योजना के बारे में। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के रूप में बढ़ावा देना था। और इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बनाना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जवाब होगा राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रतिक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। आइए इसके कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन हुआ था। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन हुआ था। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? तो इसका जवाब है हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ था। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ी और दोनों प्लेट आपस में टकरा गई। इस टकराव के कारण पृथ्वी की पपड़ी ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। तो हिमालय का निर्माण ऐसे ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया अमृत धरोहर योजना से। तो अमृत धरोहर योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमि और मैंग्रोव के संरक्षण को बढ़ावा देना था। यह योजना जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करती है। जून 2023 में शुरू की गई अमृत धरोहर क्षमता निर्माण प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 रामसर स्थलों कौन कौन से? सुल्तानपुर, भितरकनिका, चिल्का, सिरपुर, यशवंत सागर ये प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रम चलाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन उज्ज्वला योजना से पूछा गया। तो उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। ये है उज्ज्वला योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IMEC देश के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ, विशेष रूप से फ्रांस, इटली और ग्रीस इस संगठन में शामिल है। बात करें, यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 में घोषित एक व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को कनेक्टिविटी को प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? तो इसका जवाब होगा अलगोजा, इकतारा, ताशा, नौबत, घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, ये सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया के बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 9 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना था। डिजिटल सेवाएं जैसे आधार, डिजिटलाइजर, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य शुरू किया गया था
घोषणा किसके कब हुआ था? तो 2021 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है मिशन स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर देगा। इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2030 के लिए नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य 450 गीगावाट है। इस मिशन से इस प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। यह मिशन 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है। सो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन जो हमें मिला है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।